सियासत में तीन चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। एक है पॉलिटिकल टैगिंग, एक है मार्केटिंग और तीसरी चीज है कि अगर राजनीति के नाम पर षड्यंत्र रचा जाने लगे। ठीक इसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं रिंकू शर्मा मर्डर के बाद। रिंकू शर्मा मर्डर 84 घंटे पूरे हो चुके हैं, कातिल सलाखों के पीछे है, मौत हो गई रिंकू की, लेकिन अभी भी सियासत जिंदा है और सियासत के साथ टैगिंग और मार्केटिंग दोनों ही जिंदा है। और इस पॉलिटिकल टैगिंग में आखिरकार कौन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कौन अभी भी रिंकू मर्डर को जिंदा रखना चाहता है, इसी पर अगले 1 घंटे की हमारी बहस होगी। नमस्ते, मैं राशिद। आज कुछ सवाल हैं। सवाल यह है, वो है कौन जो है मौन? मौन का मतलब यह है कि रिंकू मर्डर के नाम पर जो खामोश है लेकिन वक्त का इंतजार कर रहा है, और वक्त जहां पर दिल्ली का माहौल खराब हो सके और दिल्ली का माहौल खराब किया जा सके। लेकिन इंडिया ने ठाना है और इंडिया न्यूज ने ठाना है कि राजधानी को बचाना है और दिल्ली को जलने से भी बचाना है। राम का नाम दंगे का काम कब तक जारी रहेगा? क्राइम ब्रांच पूरी तरह से अटेंटिव है, लेकिन क्राइम ब्रांच का जो अटेंशन है ना, ये देख रहा है कि मंगोलपुरी में अभी भी कितने लोग हैं जो टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राम के नाम पर कितने दंगा वाले बाबू काम पर हैं, ये भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जानने में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है, हत्या के पीछे अगर रंजिश रही तो दिल्ली को जलाने की कितनी आखिरकार साजिश हो रही है? इस षड्यंत्र में कौन टैगिंग कर रहा है राम भक्त के नाम पर, कौन टैगिंग कर रहा है संप्रदाय के नाम पर, कौन टैगिंग कर रहा है जाति के नाम पर, कौन टैगिंग कर रहा है क्षेत्र के नाम पर, और कौन टैगिंग कर रहा है राम नाम वाले चंदा के नाम पर? मैंने कहा ना, 84 घंटे पूरे हो चले हैं इस घटना को, सलाखों के पीछे हैं कातिल, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो राम के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की अभी भी कोशिश में हैं। लेकिन दिल्ली के बारे में कहते हैं, न तो हार मानती है न खुद को हार मानने देती है। तो ऐसे में दिल्ली एक ही बात कह रही है कि नहीं, दिल्ली दंगों के साए में दिल्ली अगर निकल गई है, अगर 26 जनवरी लाल किला कांड के बाद भी दिल्ली रफ्तार से दौड़ रही है, तो फिर मंगोलपुरी कांड पर दिल्ली ने संकल्प लिया है। संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है, संकल्प जिसमें शांति है, संकल्प जिसमें देशभक्ति है, संकल्प जिसमें राष्ट्र है, संकल्प जिसमें राष्ट्रवाद है। लेकिन हां, अगर कोई षड्यंत्रकारी है तो दिल्ली उसकी खबर देगी और दिल्ली उसकी खबर लेगी। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में रिंकू मर्डर पर सबसे बड़ी खबर है। रिंकू को 25,000 जगह पर श्रद्धांजलि देगी विश्व हिंदू परिषद। मर्डर की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, ये वीएचपी ने कहा है। दिल्ली पुलिस नाकामी छिपाने में लगी है और दिल्ली पुलिस नई नई कहानियां गढ़ करके केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। इस तरह का आरोप वीएचपी की तरफ से लगाया गया है। लेकिन रिंकू शर्मा हत्याकांड पर सियासत भी जम करके तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने निशाना साधा। रिंकू के परिवार को घर से आखिरकार क्यों भगाया? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये सवाल किए हैं। आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री ने मिलने से भी इनकार कर दिया। ये भी दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि रिंकू शर्मा हत्याकांड में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की तय होनी चाहिए। दिल्ली सन्न है, मामले में पुलिस की तफ्तीश तेज है, 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। हत्याकांड को लेकर पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति कितनी हो रही है? 2 मिनट की रिपोर्ट। सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। दिल्ली में युवक की हत्या पर सियासत हाई। बीजेपी ने आप पर मुआवजे का दांव चला। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी। आम आदमी पार्टी का गृह मंत्री शाह पर हमला। दिल्ली के मंगोलपुरी में जिस रिंकू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसे इंसाफ दिलाने के लिए जिन सियासतदानों को आवाज उठानी चाहिए थी, वो इंसाफ की लड़ाई के बजाय सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनके रहते हुए एक हिंदू लड़का अपने परिवार के बीच में बैठा हुआ नहीं बचा। उनके इलाके में, उनके नाक के नीचे राहुल राजपूत इनकी पुलिस की चौकी के सामने जिंदा नहीं बचा। केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके
उन्होंने रिंकू की मौत के मामले में सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और इस्तीफा भी मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है इन हत्याओं में। उनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही है और उनकी पुलिस इन हत्याओं को होने दे रही है, सामने होने दे रही है। क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर भाजपा का? क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर अमित शाह का? यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर उस राजनीतिक फायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान मत लो। यह राजनीति नहीं चलेगी कि आप हमारे बच्चों को, अब आप हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मरवाओगे कि आपकी राजनीतिक रोटियां जो है सेक सको। आपके बीजेपी पर आघात जारी हैं, तो वहीं बीजेपी कैसे पीछे रहती? पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रिंकू के परिवार वालों को दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रिंकू को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने राम मंदिर निर्माण को लेकर मार्च निकाला था। वो हर मंगलवार को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाता था और इन्हीं वजहों से वो आरोपियों के निशाने पर लंबे वक्त से था, जिसका अंजाम 11 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम के नाम पर अभी भी आखिरकार कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान करने की फिराक में हैं और हिंदू मुसलमान करके दिल्ली के समाज को बांटना चाहते हैं, या दिल्ली में दंगा कराकर या दिल्ली में माहौल खराब करके एक नई साजिश रची जा रही है? सीधे हम डिबेट को ओपन कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी, आशीना सावरकर हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, दीपक झा, सचिन भल्ला, आप दोनों ही देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। सचिन भल्ला, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप मुखर समर्थकों में से एक हैं, मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उनका यह कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिंकू के परिवार को भगा दिया और आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से सुध नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी यह कहने में लगी है कि गृह मंत्रालय की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कौन है जो राजनीति कर रहा है? कौन है जो पॉलिटिकल टैगिंग कर रहा है? कौन है जो पॉलिटिकल मार्केटिंग कर रहा है? और कौन है जो इस मर्डर के पीछे भी पॉलिटिकल इवेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा है? सचिन भल्ला। मेरा मानना ये है कि जो आप बात कह रहे हैं केजरीवाल जी ने क्या किया, इसमें आके इन्होंने कोई दंगा भड़काने के लिए वहां पे पब्लिक के, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर जगह अरविंद केजरीवाल किसी भी समुदाय के ये बरखलाफ नहीं है। हर जगह वो जाके खड़े होने वाले इंसान है, ये भारतवर्ष जानता है। हाँ। दूसरी बात, आप ये देखो कि आज दिल्ली की क्या हालत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आप ये देखो दिल्ली की ये जो इनका झगड़ा पिछले 1 महीने से चल रहा था और इसमें झड़पें भी हुई, और मैंने जो ग्राउंड जीरो पे मैं भी कल गया और मैंने देखा है कि इसको 1 महीना भड़काने में लगा, और भड़काने में कौन कौन था उसको सामने लाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि 1 महीने में इनको ये नहीं पता लगा कि कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है, और मरने के बाद आज उस पर सियासत गर्म करके अपनी राजनीति रोटियों को जो सेकने का इन्होंने अपना एक धंधा बना रखा है, तो लानत और इनको शर्म आनी चाहिए। और आज ये किसी राम नाम के नाम से या किसी धर्म समुदाय के नाम से आप भड़का रहे हो, ये भड़काना बंद करो और राजनीति जो रोटियां हैं वो सेकना बंद करो। आपका ये कहना है कि राम के नाम पर भड़काया जा रहा है। अब दीपक झा, आप हमें ये बताएं कि राम के नाम पर आखिरकार हिंदू मुसलमान कौन करना चाहता है? रिंकू का मर्डर हुआ, रिंकू की मौत हो गई, लेकिन राजनीति कौन जिंदा रखना चाहता है? और क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की कोई कोशिश कर रहा है? अगर हाँ तो कौन? देखिए राशिद भाई, हमारे देश का दुर्भाग्य है और आपका और हमारा भी दुर्भाग्य है। इस देश में अगर हत्याएं होती है तो हम इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, ना कि कानून के चश्मे से देखते हैं। अगर बेहतर होता भारतीय संविधान के तहत
इसको हम देखते कि हमारे को कोई भी व्यक्ति हो, अगर हिंदुओं की हत्या होती है तो मुसलमान ने किया है, और मुसलमान भाइयों की हत्या होती है तो कहते हैं हिंदुओं ने किया है। तो जो लिंचिंग, मॉब लिंचिंग पिछले कुछ 4-5 सालों से बहुत सुनने में आ रहा है, ये उसी के तहत यहाँ भी देखा जा रहा है। क्योंकि भाजपा डराने का काम कर रही है। भाजपा कहती है जागो हिंदुओं, तुम खतरे में हो। अरे मेरे बाप दादा परदादा हिंदू थे, उनको कोई खतरा नहीं था। ये जो खतरे वाली बात थी दीपक झा, ये तो खतरे वाली जो बात थी, ये तो एक समुदाय विशेष के साथ ही जोड़ करके ये फ्रेज कहा जाता था ना, सावधान हो जाइए इस्लाम खतरे में है। अब ये हिंदू खतरे में कहां से आ गया? सावधान हो जाइए, यासिर जिलानी को जल्दी जोड़ें। हाँ दीपक जी बोलें। भाजपा ने उसी को कॉपी किया कि सावधान हो जाओ हिंदू खतरे में है, और आज हिंदू खतरे में नहीं है, ये भाजपा की राजनीति खतरे में है। क्योंकि इनकी राजनीति को कुछ जड़ी बूटी या संजीवनी बूटी नहीं मिलेगा अगर हिंदू तो खतरे में नहीं डराएंगे। हमको और आपको डराएंगे तभी इनको सत्ता की मलाई खाने की मिलेगी। रुकिएगा, बात ये है। आशीना सावरकर मेरे साथ में है, आशीना सावरकर मेरे साथ में है। आशीना सावरकर, कौन से वो हालात होते हैं जब दिल्ली में कोई सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और मंगोलपुरी में जो भी हुआ या फिर जो भी हो रहा है, यानी जो इसके पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट हैं, इनमें कहीं पर आप देख रही हैं क्या कि राजधानी का माहौल कोई खराब करने की कोशिश वाकई में कर रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये राजधानी में अशांति फैलाने के लिए ही किया गया है। दूसरी चीज ये कि दीपक झा जी जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम खतरे में है, तो मैं पहले उनको ये बताना चाहूंगी कि दीपक जी पहले तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि इस्लाम खतरे में है तो आप हिंदुस्तान में आशीना सावरकर, एक मिनट आशीना सावरकर, होल्ड। दीपक झा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पहली बात। दीपक भाई एक मिनट रुकिए, दीपक भाई एक मिनट होल्ड। आशीना सावरकर, दीपक झा एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। आशीना सावरकर यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, पहली बात। और कोई भी मेरी डिबेट में जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सभी बहुत इज्जतदार गेस्ट हैं। कोई किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करके ये नहीं कहेगा कि जाकर के अपना धर्म परिवर्तित कर लीजिए। अपना मत आप रखिए, दीपक झा अपना मत रखेंगे। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है दीपक झा, कोई उन्हें मेरी डिबेट में आकर के ये नहीं कहेगा जाकर के अपना धर्म बदल लीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता मैं, और आगे भी नहीं करूंगा। अपनी बात कहें आशीना जी। और ये जो बात कह रहे हैं इसमें ये एक सच है कि ये द्वेष के कारण की गई हत्या है, और इसमें जो राम नाम और हिंदू इस्लाम ये सब जो जोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ एक कांग्रेसी को यही याद दिलाना चाह रहे हैं भाजपा की जो आपकी सरकार में जो अभी तक इतने हिंदुओं का कत्ल किया गया। ये जो कह रहे थे मॉब लिंचिंग के नाम पर, तो मैं बता दूं 2014 से कांग्रेस को याद दिलाना मतलब दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना मैडम, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन जो कांग्रेसी हमेशा जो एंटी नेशनल बनते जाते हैं। और ये जो अगर मैं रिकॉर्ड आपको गिना दूं कि 161 लोग हिंदू, जो 161 लोगों को मॉब लिंचिंग के तहत मारा गया, ये तो रजिस्टर्ड केसेस है सर। ऐसी कितनी ना जाने अनरजिस्टर्ड केसेस है जो पीछे ही पीछे करी जाती है, जहां अगर एक हिंदू अगर केस करने जाए तो ये उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। अगर ये ऐसा चलते रहा तो पप्पू सेना जो ये जो आए हैं दीपक झा जिस तरह से, राशिद भाई, ये हमें क्या बताएंगे? बोलने दीजिए खुद एक दीपक झा, आप रिवर्ट करेंगे। ये एक पॉलिटिकल रिव्यू खुद बनाना चाह रहे हैं, ये खुद एक हिंदू मुस्लिम मैटर करना चाह रहे हैं। अगर दीपक झा जवाब दें, दीपक झा जवाब दें। आप लोग हिंदू मर्डर को हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हैं। दीपक झा देखिए, मुझे इस आशीना सावरकर को सुन के बड़ी हंसी आ रही है, और मुझे लगता है हमारे देश का युवा किस तरफ जा रहा है। देखिए ना, युवाओं के अंदर किस तरह जहर घोलने का काम भाजपा और मोदी सरकार ने किया है। मैं आशीना सावरकर की इसमें कोई गलती नहीं मानूंगा, मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन आशीना सावरकर जी, आप बेहतर होता है इस हिंदुस्तान की कल्चर को समझते, जिसमें कहा जाता है एतद देश प्रसूत सका साथ के जन्मना। हमारे देश का हर बच्चा भारत माता की वंदना करता है, भारत माता की जवाब देने के लिए तैयार रहता है। यासिर जिलानी जुड़ गए हैं, हर एक यासिर जिलानी जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, अभी तक फैक्ट्स पर बात नहीं हो रही है। रुक जाइए, होल्ड 84 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक फैक्ट्स पर बात नहीं हो रही है। यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए हैं। चीख चिल्लाहट नहीं, मेरी डिबेट में मैं चीख चिल्लाहट बर्दाश्त नहीं करता। यासिर जिलानी के पास पे चलते हैं। यासिर जिलानी, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता जितने भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं की बात कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और रिंकू मर्डर के पीछे की जो असल में जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी, ये गृह मंत्रालय की है। जवाब दें आप। देखिए राशिद भाई, एक तो सबसे पहले एक 24 साल का नौजवान जो समाज के अंदर बेहद शानदार कार्य कर रहा था, उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई है। जितनी भी निंदा की जाए,
जितनी भी उसके लिए भर्त्सना किया जाए कम होगा। उसकी अगर इस सिचुएशन को समझना है तो रिंकू शर्मा जी के माँ की वीडियो को देखिए, उनके बहन की वीडियो को देखिए, उनके भाई के रोते हुए बिलखते हुए चेहरे को देखिए। मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ, राशिद भाई आ रहा हूँ। अब अकाउंटेबिलिटी की जो बात बार बार एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं जिसपे मैं थोड़ा देर में जुड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं कि आपको शायद 23 मार्च 2019 का एक ट्वीट है अरविंद केजरीवाल साहब का, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कहिए तो मैं आपको अगर आप इजाजत दें तो बता दूं। उन्होंने उस ट्वीट में कहा था कि हिंदू समाज को जिस तरीके से धर्म को ये कहा था कि किस ग्रंथ में लिखा है कि आप किसी विशेष समुदाय के आदमी को मारिए, क्या रामायण में लिखा है, क्या महाभारत में लिखा है, क्या हनुमान चालीसा में लिखा है। ये मैं अरविंद केजरीवाल की ट्वीट को आपके सामने रख रहा हूं। आखिर वो मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं? एक के नौजवान इस समाज से गया है और बहुत ही संगठित और सुनियोजित तरीके से 8-9 लोग मिलके उसकी हत्या कर देते हैं। अगर संगठित या सुनियोजित तरीके से है, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनसे इंटरोगेशन भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। इसका मतलब ये है यासिर भाई कि धर्म का मुलम्मा चढ़ा करके, धर्म की चाशनी दे करके और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि रिंकू के मर्डर को कितने लंबे समय तक जिंदा रखा जाए। राशिद भाई देखिए, मैं आपको इस एंगल पे मैं तो वो सवाल कर रहा हूं जो एक सोए हुए मुख्यमंत्री से एक आम नागरिक का राइट है, उसका संवैधानिक अधिकार है कि कोई अगर आपने अभी तक भी नहीं बताया कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या फिर नहीं। ये बात जो आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, इस पर आखिरकार आपका स्टैंड क्या है? वेदभूषण जी के पास में भी चलते हैं। यासिर भाई अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। वेदभूषण जी पूर्व एससीपी हैं दिल्ली पुलिस के, सीधे मुनि के पास में चलते हैं। वेदभूषण जी, मुझे लाग लपेट नहीं आता, आप लोगों के मुकाबले बहुत अज्ञानी किस्म का इंसान हूं, लेकिन आम आदमी की बात करता हूं। मैं सीधे एक बात करता हूं, जितनी थ्योरीज हैं या फिर अभी तक 84 घंटे में जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब कुछ हमें पता है। मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं कि अगर देश के कानून में एक मर्डर के खिलाफ सजा का प्रावधान है, तो देश के कानून में आखिरकार सजा का प्रावधान वहां क्यों नहीं होना चाहिए जहां पर एक मर्डर के बाद लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करें, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें, भड़काऊ बयान देने की कोशिश करें, बड़ी बड़ी सभाएं करें और उसमें यह कोशिश करें कि क्यों ना दिल्ली को दंगे की आग में दोबारा से झोंक दिया जाए, अराजक तत्व, असामाजिक तत्व किसी भी राजनीतिक बयान का इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इसके खिलाफ हमारे देश के कानून में प्रावधान क्या है? राशिद जी, आपको याद होगा सुशांत राजपूत मर्डर केस के अंदर बॉम्बे पुलिस को जिस तरह से कलुषित किया गया, पुलिस की खाकी के बारे में बहुत तरह की बातें की गई, अफवाहें फैलाई गई, सीबीआई को उसमें उतार दिया गया, ईडी को उतार दिया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उतार दिया गया, निकला क्या ढाक के 3 पात। अब ये जो रिंकू शर्मा वाला मामला बिल्कुल एक आम पुलिस वाले के लिए, बिल्कुल जिसका बहुत कम एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसी पर्सनल एनिमिटी का वजह से ये मर्डर हुआ था। एक रेस्टोरेंट को लेकर विवाद था, जिस वजह से दूसरे ग्रुप ने, एक दूसरे के जानकार हैं, मंगोलपुरी में रहते हैं, अननोन आदमी नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों की, उन्होंने आवेश में आकर, गुस्से में आकर उनके घर पर अटैक कर दिया और कोई बहुत बड़ी तैयारी के साथ रिवॉल्वर, कट्टा, बंदूक लेके नहीं गए थे, डंडे लेके गए थे, घर के जो किचन में चाकू होते हैं उनसे उसको घोंप दिया गुस्से के अंदर। अब उसको इस तरह से मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, पुलिस को अधिकार है 90 डेज इन्वेस्टिगेशन करने का। आप बॉम्बे पुलिस की तरह या सुशांत राजपूत केस क्राइम इसको सभी लोग ना बनाए, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। इसमें केवल एक अपराध हुआ है, संगठित अपराध है। यासिर जिलानी आप ये कह रहे हैं क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यासिर जिलानी अगर आप ये बात कह रहे हैं, कोई सबूत क्या है आपके पास? नहीं है, कोई नहीं है। ये यासिर जिलानी सबूत क्या है आपके पास? नेबर है, यासिर जिलानी केवल एक अपराध है। यासिर भाई सबूत क्या है संगठित अपराध का? देखिए, जो अभी प्रथम दृश्य साक्ष्य है, जो जिसमें खुद अभी हमारे एसीपी साहब ने कहा कि एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद वहां से यासिर भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के जवाब दीजिए आप। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, जो बात मैंने कही है उसको कंटिन्यू होने दीजिए। सुन लीजिए आप, अब आप वहां झगड़ा अगर खत्म हो जाता है और उसके बाद आप ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो बंधु हैं वो वीडियो चला रहे हैं जिसमें एक नहीं 8 से 9
अपराधियों को दिखा रहे हैं, जो डंडे और चाकू और जो भी चीज दिख रही है वो दिखी है। उसकी हत्या, उस नौजवान लड़के की हत्या चाकू से हुई है। मामला विवेचना का है और पुलिस बहुत ही तत्परता से, आप चाहे पुलिस के जो पीआर काम कर लेते हैं ना, पिछले 84 घंटे के कितने फैक्ट हैं और क्या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। एक बार ऐश्वर्या जैन के पास में चलते हैं, मंगोलपुरी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐश्वर्या, दो बार आरोपियों के घर पर हमला किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां तक पहुंची है और अभी मंगोलपुरी का हाल क्या है, सूरत हाल क्या है अभी का? देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मंगोलपुरी कल पहुंची थी और तमाम जो तथ्य थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की थी। फॉरेंसिक की टीम भी कल यहां पर पहुंची थी। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि लगातार 2 दिन तक आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ हुई है और उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का सुरक्षा बल इस वक्त इस गली के अंदर और बाहर दोनों तरफ मौजूद है और किसी को भी अब जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन मांगा जा रहा है, तभी किसी को अब अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। बजरंग दल के यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आज 2500 जगहों पर बजरंग दल की तरफ से श्रद्धांजलि सभाएं रिंकू शर्मा के लिए रखी जा रही हैं। तो तमाम चीजें हो रही है, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो दोनों आरोपी और जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों की ढंग से जांच कर रही है और किसी भी एंगल को वो नकारना नहीं चाहती है। ठीक है, आशीना सावरकर के पास में चलते हैं। आशीना सावरकर, मेरे पास ट्वीट के जरिए एक व्यूअर का मैसेज आया है कि आपसे एक सवाल पूछा जाए। सवाल ये, श्रद्धांजलि सभा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से की जा रही है, बिल्कुल की जानी चाहिए, संवेदनाएं साथ में हैं। मैं फिर से कहूंगा, रिंकू का जो मर्डर हुआ है, रिंकू की पूरी परिवार के साथ में संवेदनाएं मेरी भी हैं, चैनल की भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी हैं। लेकिन दिल्ली में जिन किसानों की मौत हुई है पिछले लगभग 2 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर, उन्हें लेकर के अभी तक कोई एक श्रद्धांजलि सभा वीएचपी या बजरंग दल की तरफ से क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि उनके साथ में राम भक्त नाम नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए। देखिए, ये जो पूरा मुद्दा जो आप बना रहे हैं, जो एक व्यूअर ने ट्विटर के जरिए मुझे मैसेज कन्वे करने के लिए कहा है, उनको मेरा जवाब यही है कि अगर हम इसे अगर हम पूरा फार्मर बिल अगर हम समझे तो हमें नहीं लगता। मैं फार्मर बिल की बात ही नहीं कर रहा। ना, फार्मर बिल की डिबेट ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, किसानों की मौत हुई, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं, लेकिन जिसके साथ में राम का नाम जोड़ दिया जाए और जो लगे कि पॉलिटिकली हमारे काम आ जाएगा, उसके लिए श्रद्धांजलि सभा, ये क्यों? बस इतना ही पूछा है मैंने। मैं किसान बिल पे बात ही नहीं करूंगा। मेरी डिबेट रिंकू मर्डर पर है। देखिए सर, एक गरीब माँ का बच्चा जो जय श्री राम बोल रहा है, जो एक बहुत अच्छे कार्य के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं नहीं जाना चाहती किसी एक पर्टिकुलर समुदाय पे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। श्रद्धांजलि सभा अगर और बाकी जी अगर मैं बात पूरी करना चाहती हूँ, आ रही हूँ मैं उस पर, आ रही हूँ। पर ये एक बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए कि ये बच्चा ये राम मंदिर के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए चंदा मांगने गया और इसमें किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया क्या मैम? इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने? सर, सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट कर ही लेगा, लेकिन ये सीबीआई नहीं, अभी क्राइम ब्रांच कर रहा है। आप ये बताइए, इन्वेस्टिगेशन कर लिए क्या आपने? और पुलिस को भी काम करने दीजिए ना, वेदभूषण को भी अपना काम करने दीजिए, वेदभूषण जी को, कर रही है वेदभूषण जी को भी अपनी थ्योरीज बताने दीजिए। अब प्रथम दृष्टया साक्ष्य और ये सब अगर आप लोग करेंगे तो फिर ऐसा नहीं लगता कि केस मैनिपुलेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी सचिन भल्ला, एक सवाल है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक मंगोलपुरी क्यों नहीं गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी तक परिवार के साथ मुलाकात क्यों नहीं की? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपनी चुप्पी हालांकि थोड़ी बहुत तो तोड़ी है, लेकिन इतने मुखर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में फंस गए हैं? देखिए, दिल्ली का नौजवान बच्चा मुझे लगता है कि किसी न किसी साजिश में शहीद हुआ है या मारा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री परिवार से क्यों नहीं मिले? मेरा सीधा सवाल, सवाल को ना सवाल इधर उधर नहीं होगा। 2 मिनट बात तो खत्म होने दो ना। मेरा मानना यह है कि आज वहाँ पे जो माहौल है, वहाँ पे राजनीतिक दल अपनी रोटियां जो सेक रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े का माहौल है। कल राखी बिरला जी गई थी और वहाँ पे उन्होंने उल्टा सीधा बोला। आपको ये पता है, ग्राउंड जीरो पे था मैं, लेकिन आज वो माहौल ये नहीं है कि आज अरविंद केजरीवाल जी वहाँ जाए और वहाँ पे लड़ाई झगड़े का माहौल हो। और दिल्ली की पहली सुरक्षा का आपको पता है कि किसी को कुछ नहीं पता। आज आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित है, तो और कई झगड़े के लिए और न बढ़ाए और आपके
भाई ये ना बोलो कि आप राजनीतिक चोटियां वहां देखने गए थे। माहौल थोड़ा ठंडा होगा और केजरीवाल जी वहां जाएंगे और अच्छा, ठीक परिवार है। के साथ संवेदना मतलब जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। लेकिन दीपक झा, मेरा एक सवाल है, दिल्ली में अगर कोई मर्डर हो जाए, दिल्ली में अगर कोई एनकाउंटर हो जाए, दिल्ली में अगर कोई दुर्घटना हो जाए, आज की तारीख में ऐसा क्यों होता है? और अभी नहीं, पिछले कई दशकों में मैंने देखा हुआ है, हर चीज को धर्म के साथ जोड़ करके क्यों देखे जाने की कोशिश होती है। बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए, उनकी शहादत पर भी सवाल खड़े करने वाले न जाने कितने गैंग सामने आ गए, जिन्हें बाद में ये कहा ये तो लिंचिंग गैंग वाले हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये तो धर्म के नाम पर गैंग वाले हैं। ठीक इसी तरह से मंगोलपुरी कांड को भी लेकर के किया जा रहा है। दिल्ली को आखिरकार क्यों धर्म का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए राशिद भाई, आपका सवाल बहुत ज्वलंत मुद्दों पे आपने उठाया और वाकई रोंगटे खड़े कर देता है जब इस तरह के हमको जवाब देने पड़ते हैं। आज जिन राजनेताओं की हम बात करते हैं, क्योंकि उनकी रोटियां जो है वो यासिर जिलानी जैसे यहाँ पे बैठ के आज जिसको कह दे रहे हैं कि एक सरगना था, एक गिरोह था, इस तरह की हत्याएं करने में लिप्त पाया जाता है। वेदभूषण जी को मैं बधाई दूंगा कि पहली बार उन्होंने आज दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात करी। मुझे बहुत फक्र है कि वेदभूषण जी ने आज बड़ी अच्छी बात कही कि किस तरह के सुशांत केस को वहां पर गलाया गया था। बात आती है कि दिल्ली पुलिस के अलावा आज इस केस को क्यों हिंदू मुस्लिम के मोदी जी, मैं बताना चाहता हूँ, आपने किसानों की बात करी थी ना, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मामला क्या है। किसानों के लिए इन्होंने देशद्रोही घोषित कर दिया, किसानों को खालिस्तानी कर दिया। अब किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि राम के नाम से पूरा देश जुड़ा हुआ है। राम हर व्यक्ति के आस्था का केंद्र है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और राम के आस्था का फायदा उठाने के लिए, राम की भावनाओं को फायदा उठाने के लिए भाजपा इस रिंकू शर्मा को जोड़ रही है हिंदू मुसलमान के साथ। कह रही है कि इस मुसलमानों ने हिंदुओं को मार रहे हैं। अरे भैया, आप यासिर जिलानी, 80% की आपकी बात करना चाहते ठीक है, हैं ठीक और है। कहते हैं दीपक भाई अपना पॉइंट आपने रख लिया, लेकिन यासिर भाई अब एक चीज ये समझाइएगा आप मुझे कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि संगठित अपराध है, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि बाकी और भी अभी खुलासे होने बाकी हैं, खुलासे और भी होने चाहिए, क्या ये माना जाए कि दिल्ली पुलिस को सवालों के कटघरे में आप लोग खड़ा कर रहे हैं? अगर दिल्ली पुलिस को, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद का भी ये कहना है कि दिल्ली पुलिस मामले में बहुत इधर उधर करने की कोशिश कर रही है, बहुत पेच फंसाने की कोशिश कर रही है, वीएचपी का ऐसा मानना है। अगर दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में है, इसका मतलब यह है कि सवालों के कटघरे में फिर केंद्र सरकार या फिर सवालों के कटघरे में केंद्रीय गृह मंत्रालय भी रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। यासिर जिलानी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से किसी तरह का कोई अभी दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया है। वो अपना विवेचना का कार्य करे। अरे दीपक झा रुकिए, दीपक झा रुकिए, दीपक झा रुकिए, दीपक जी, अरे रुक जाओ यार, दीपक भैया, ये शाब्दिक लिंचिंग नहीं होगी, मेरे डिबेट में शाब्दिक लिंचिंग ना हो। हाँ, मैं ये इनसे नहीं पूछूंगा कि जो लोग टूरिज्म स्पॉट बना के रामपुर पहुंचे थे, आखिर वो इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं? उनके अंदर संवेदनहीन एक नौजवान की हत्या हुई है, उससे कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? देखिए राशिद भाई, ये गलत बात है। दीपक इसी तरीके से डिबेट को आपके डिरेल कर रहे हैं। बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार तरीके से। यहीं से यासिर जिलानी अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, यहीं से यासिर जिलानी अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। चीख चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी तरह से डिबेट में शाब्दिक उग्रवाद, शाब्दिक लिंचिंग मैं पसंद नहीं करता हूं और बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यहीं से यासिर जिलानी अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे। रिंकू शर्मा के परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। कपिल मिश्रा परिवार को देंगे 1 करोड़ रुपए।
कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर चलाई है मुहिम। 24 घंटे में करीब 50 लाख रुपए इकट्ठा किए गए हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे कल, यानी कि 15 फरवरी सोमवार के दिन। 24 घंटे में करीब 50 लाख रुपए इकट्ठा किए गए हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी कपिल मिश्रा की तरफ से, और इसी मुहिम के तहत 1 करोड़ रुपए परिवार को दिया जाएगा बतौर संवेदना। अब आपको कुछ और जरूरी जानकारी दे देते हैं, अंदर की खबर क्या क्या है। रिंकू मर्डर की आखिरकार कितनी थ्योरीज हैं? 3 थ्योरी पर जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काम कर रही है वो क्या क्या है। थ्योरी नंबर 1, राम मंदिर का चंदा जुटाने पर हत्या की गई। थ्योरी नंबर 2, बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ। लेकिन एक और थ्योरी है जो ये कहती है होटल बिजनेस बंद होने पर बाद में विवाद हो गया, जो हाथापाई तक आया और खूनी रंजिश के नतीजे के तौर पर आया। इसी प्लेट को आगे हम बदलेंगे। एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि जय श्री राम नारे से नाराज थे कई आरोपी, इसी वजह से कत्ल कर दिया। लेकिन थ्योरी एक और है जो ये कहती है कि रिंकू और कातिल में पुरानी पहचान नहीं है और मेहताब ने रिंकू को चाकू से मारा है। ये 3 थ्योरीज हैं जिन पर अभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, या फिर कोई पुरानी रंजिश है, या फिर कहीं कोई बिजनेस डिस्प्यूट तो नहीं रहा है। अब आप ये जानें सियासत के अभी के कितने किरदार हैं जो रिंकू शर्मा मर्डर में अपने लिए पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश कर रहे हैं या राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस का नाम आ जाता है, अलग अलग जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बहुत ज्यादा मुखर है, और इतना मुखर है कि दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहा है। और न सिर्फ श्रद्धांजलि सभा बल्कि यह कहा जा रहा है कि रिंकू शर्मा मर्डर के नाम पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि एक राम भक्त का मर्डर किया गया है और देश में राम भक्त का मर्डर किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है। लेकिन दिल्ली ने कुछ और ठाना हुआ है। दिल्ली ने यह कहा है कि हमने काली तारीखें देखी हैं, लेकिन उस तरह की तारीख दोबारा अब दिल्ली नहीं देखना चाहती, और हमने एक संकल्प किया है जिसमें विकल्प नहीं है। क्योंकि दिल्ली में पिछले साल लगभग इसी वक्त में साल भर पहले दंगे हुए थे, इसके दाग अभी भी बाकी हैं। कितने दाग ऐसे हैं जो धुले नहीं हैं। सीए के नाम पर पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किए गए थे, शाहीन बाग में कितना बवाल काटा गया ये भी हम सभी को याद है कि 3 महीने तक किस तरह से दक्षिणी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सभी जगह पर जाम लग जाया करता था शाहीन बाग की वजह से। और इसके अलावा इसी साल 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के नाम पर जो लाल किला कांड हुआ है, यह भी एक दाग के तौर पर है, और यही दिल्ली ने ठाना है कि नहीं, दाग नहीं लगने देंगे। एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर देते हैं। थोड़ी देर पहले यासिर जिलानी कुछ कहना चाह रहे थे। यासिर जिलानी, दिल्ली पुलिस को सवालों के कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं आप लोग, और अगर कर रहे हैं, मैं फिर से वही कहूंगा, तो क्या गृह मंत्रालय भी जवाबदेह नहीं है? नहीं, देखिए मुझे बस 30 से 40 सेकंड दे दीजिएगा कंटिन्यूएशन में बोलने के लिए। ये लोग फिर टोकेंगे, दीपक बैठे हुए हैं, कोई नहीं टोकेगा, आप बोलते रहें। बिना टोके रुकेंगे नहीं। देखिए, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आपसे मैंने ये सवाल नहीं किया कि आप टूरिज्म करने जब ट्रैक्टर पलट जाता है और एक नौजवान उसमें दब के मर जाता है, उसमें भी हम लोगों ने उसकी भी निंदा करी और उसके लिए अफसोस किया। आप रामपुर चली जाती कांग्रेस की नेता, लेकिन रिंकू की हत्या हो जाती है। नौजवान है, सामाजिक कारकुन था, समाज के अंदर अच्छे कार्य कर रहा था, कोई टीका टिप्पणी नहीं। और मेरा तो सवाल सिर्फ घूम फिर के इस दिल्ली के मुख्यमंत्री पे है कि आखिर आप छोटी छोटी बातों पे करोड़ों रुपए लोगों को दे देते हैं। आज रिंकू शर्मा की जब दर्दनाक हत्या की गई है, बर्बरता से मारा गया है, तो आज इतने वक्त बीत गया, आपने एक लफ्ज नहीं बोला। मैं आपको वहां का ग्राउंड रिपोर्ट पहले दिन की का बताता हूं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता जब पहुंचे, तो वो दृश्य विचलित करने वाला था। माँ रो रही थी, माँ की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जिसका बेटा मारा गया है, उन्होंने उस वक्त 5 लाख का अनुदान उन्हें दे के आए हैं उसी स्पॉट पे। तो ये संवेदनशील लोगों की पहचान है, ये संवेदनशील लोगों की पहचान है। एक माँ की बात मानेंगे, भाई की बात मानेंगे। दीपक झा आपका जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद वेदभूषण जी के पास में जाना जरूरी है। दीपक झा जवाब दे लें आप। राशिद भाई, इनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है, वहां पे कमलेश तिवारी जैसे युवाओं का मर्डर क्यों होता है? वो भी तो भगवाधारी होते हैं।
अरे भाजपा का जो चाल चरित्र और संस्कार है, अरे जो संस्कार और चरित्र और चेहरा आपका है दीपक, और आपकी पार्टी हाशिए पे जाकर भाजपा कांग्रेस क्या कर रहे हैं दीपक जी? आप क्या भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं? और पिछले 70 साल का हिसाब एक बात ये बताइए कि अगर सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट कर दिया जाए, सोशल मीडिया पर अगर कम्युनल एंगल के साथ में कोई बयान दे दिया जाए, या फिर अगर आकर के पब्लिक डोमेन में ही कोई बयान दे देता है, वो सलाखों के पीछे चला जाता है। लेकिन राजनीति में ऐसा क्यों नहीं है? राजनीति में जब हिंदू मुसलमान किया जाता है तो वोट बैंक बटोर लेते हैं। राशिद भाई एक मिनट, वेदभूषण जी बोलेंगे, यासिर भाई वेदभूषण जी बोलेंगे। ठीक। वेदभूषण जी बोले। वेदभूषण जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी राजनीति जी, पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। आपको आवाज मिल रही है राशिद जी? आवाज आ रही है, आप बोलें। देखिए, जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी जवाबदेही किसी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति नहीं है, अदालत के प्रति जवाबदेही है। पुलिस को एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या था, इस मोटिव में कौन कौन लोग शामिल थे, उनकी क्या विश्वसनीयता थी, क्या क्या उनके खिलाफ एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डिटेल्स है, प्रीवियस उनकी कोई कंप्लेंट्स है। ये जो राजनीतिक पार्टीज हैं इनके प्रति पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही है देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति। अब ये बातें जो हो रही हैं, ये इससे इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रैक्ट होती है, भटकती है। एक गलत एक मैसेज जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान के राम भक्त थे नहीं थे, क्या थे, चंदा था नहीं था, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन को थोड़ी देर के लिए दूसरे रास्ते पर लेके जाती हैं। आशीना सावरकर ठीक कह रहे हैं। आशीना सावरकर अब ये बताएं कि आंदोलन को कितना बड़ा आप लोग करेंगे, और क्या ये माना जाए कि अपील, वकील, दलील, फैसला ऑन द स्पॉट, यानी सब कुछ आप लोग करने की कोशिश करेंगे आंदोलन के नाम पर? भले इन्वेस्टिगेशन चलती रहे लेकिन आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। आशीना, देखिए, आंदोलन बड़ा करने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि अभी नौजवानों को जगाने का टाइम है। जो ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है हर चीज का, इसे रोकने की सख्त जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो आज से 10 साल बाद कि देश ही बिक जाए। अगर ये पॉलिटिकल मुद्दे चलते रहे तो इससे युवाओं पर मेरा देश बहुत महान है, मेरा देश बहुत मजबूत है, मेरा देश बहुत बड़ा है। देश महान है, देश मजबूत है, लेकिन ये डर आपको हो सकता है, मुझे नहीं है, बाकी पैनलिस्ट को नहीं होगा। इस तरह की बातें ना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद देश के साथ ऐसा हो जाए। मेरा देश सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। मेरे देश सबसे मजबूत है, याद रखिएगा। मेरे देश में बहुत मजबूती है, मेरे देश की बुनियाद में बहुत मजबूती है, मेरे देश की बुनियाद में संस्कार है, मेरे देश की बुनियाद में धर्म है। वो धर्म जो सबसे पहले एक राजधर्म के तौर पर मानव धर्म की बात करता है, मेरे देश की बुनियाद में यह है। दीपक झा बोले, सचिन भल्ला भी एक क्लोजिंग कमेंट देंगे। दीपक झा बोले। राशिद भाई, यही डर है जो अभी जिलानी और आसना जी कह रही हैं कि देश बिक जाएगा। एक कहता है हिंदू खतरे में है, यही तो डराने की कोशिश है। यही तो मैं कहता आया। आप तो कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है, को डरा के राजनीति करने वाले तुम्हारे जैसे लोग इस तरह की बात करेंगे तो ये युवा नहीं देगा। पर्टिकुलर संप्रदाय के लेकर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब सचिन भल्ला, इस्लाम खतरे में है, हिंदुआत खतरे में है, या फिर सियासत खतरे में है? अगर है तो किसकी? सचिन भल्ला, आज मानवता खतरे में। जवाब सचिन भल्ला ये है कि कांग्रेस की जहां सरकार है, जहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हो रहा। और आप दिल्ली में जहां आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वहां पे ये रोज ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ऐसे करके अपनी यासिर जिलानी, सचिन भल्ला का ये कहना है कि जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर दंगे भड़कवाने की कोशिश की जा रही है। इशारा आपकी तरफ है, जवाब दें। यासिर जिलानी, जवाब दें। इसका मैं उदाहरण बता दूं, अरविंद केजरीवाल जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए प्रकाष्ठा माने जाते हैं, अगर आपको याद हो राशिद भाई, तो ये अपने मरकज के तो पहले एफआईआर करने के लिए किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो तुष्टीकरण की राजनीति का तड़का कौन लगाता है? ये पूरा भारत जानता है कि अरविंद केजरीवाल। सचिन भल्ला, अगर ऐसा लगता है, अगर आम आदमी पार्टी को वाकई में ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता आंदोलन के लिए बैठ जाते हैं? आम आदमी पार्टी तो इसी चीज के लिए जानी जाती है ना कि कुछ भी हो जाए सड़क पर आंदोलन कर लेंगे। ओके, काम करती है, सरकार काम करती मेरे डिबेट का वक्त ओवर हो गया। शायद बहुत से ऐसे मेहमान रहे होंगे जिन्होंने चीख चिल्ला करके अपनी बातें कही हैं, लेकिन दिल्ली को एक बात पता है,
दिल्ली को पता यह है कि शांति क्या होती है, दिल्ली को पता यह है कि एकता और भाईचारा क्या होता है, दिल्ली को यह पता है कि संसद भवन यहीं दिल्ली में है, दिल्ली को यह बहुत अच्छे से पता है कि सियासत भी इसी दिल्ली से चलती है। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है विजय चौक के पास में, संसद भवन से लेकर के रायसीना हिल्स तक, दिल्ली के नाम एक पूरा इतिहास है, इंद्रप्रस्थ का इतिहास है। और दिल्ली के पास में न जाने कितने राजे रजवाड़े शासक का इतिहास है। लेकिन दिल्ली ने एक ही बात कही है कि दिल्ली रही है, दिल्ली है और दिल्ली रहेगी। दिल्ली ने यही ठाना है कि अगर कोई दंगे का जुल्म करना चाहेगा तो उसे निकाल करके भगाना है। ये दिल्ली जानती है, ये दिल्ली की जनता जानती है। और वापस से दिल्ली को दाग देने की कोशिश न की जाए, ये हम भी चेताना चाहेंगे। और एक मर्डर को धर्म का नाम न दिया जाए, बस इतना ही हम कहना